नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइट्स पर। हमारे साथ आज जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह हैं। धीरेन्द्र सिंह जाने जाते हैं जेवर एयरपोर्ट की वजह से, लेकिन आज हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो यहाँ आने के बाद आपको पता चलेंगी कि आखिर धीरेन्द्र सिंह का जनता दरबार इतना मशहूर क्यों है। सबसे पहला सवाल धीरेन्द्र जी आपसे, जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह पर 1 इंच ज़मीन के लिए गोलियां चल जाती थी, लोग राजी नहीं होते थे अपनी ज़मीन देने के लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसानों को एयरपोर्ट के लिए आपने मना लिया? और तमाम इंटरव्यू जो हमने लिए उसके दौरान किसानों ने कहा कि हम अपने विधायक के कहने पर ज़मीन दे रहे हैं। ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस आपने किसानों के अंदर उत्पन्न किया? देखिए, विधायक बनने से पहले भी मैं जनता से जुड़ा हुआ था। उनके बहुत सारे मुद्दे जिन्हें लेकर हम सरकारों से लड़ाई लड़ते थे, तो एक भावनात्मक रूप से किसानों का मेरे साथ जुड़ाव था। और जेवर क्षेत्र जहां आज दुनिया के बहुत सारे निवेशक आ रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था उस क्षेत्र के लोगों ने, क्योंकि खेती बाड़ी पर ही सब निर्भर थे। तो मेरे द्वारा ये बताया गया कि आज़ादी के बाद से हम लोग अंधकार में डूबे हुए थे, कोई उद्योग धंधा नहीं, हमारे बच्चे रोजगार के लिए बाहर जाते थे अन्यत्र प्रांतों में, शहरों में। तो जब समझाया गया किसानों को कि एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गेम चेंजर साबित होगा इस पूरे क्षेत्र के लिए, और हमारे जो नौजवान भाई बाहर नौकरी करने जाते हैं, ऐसा मौका आ सकता है कि वो अपना घर पर रहकर ही रोजगार प्राप्त करें। किसानों को समझाया गया, फायदे बताए गए, और ये भी बताया गया कि आज योगी जी का नेतृत्व हमारे पास है तो यह क्षेत्र विकसित हो सकता है और हमारा जीवन भी सुखद हो सकता है। खेती के अलावा हम अन्य स्रोत से भी अपने आय के साधन बढ़ाकर जीवन स्तर को उन्नत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आने वाली नस्लें जो एक अच्छा भविष्य लेकर पैदा हुई हैं, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन्हें अच्छे भविष्य की तरफ ले जाएं। ये बहुत सारी बातें थी, और मुख्य रूप से तो भावनात्मक लोगों का लगाव होना और योगी जी का नेतृत्व होना, ये 2 ऐसी बातें नहीं कि वह क्षेत्र जहां जमीन के लिए जंग लड़ी जाती थी, भट्टा पारसौल आपने सुना होगा, जेवर के नजदीक ही जिकरपुर भी और घोड़ी बछेड़ा भी, और उसके बाद वहां एक जब विकास की बयार चली तो आज आप देख रहे हैं कि दुनिया का बहुत बड़ा निवेश जेवर क्षेत्र में आ रहा है। तो ये किसानों का एक विजन जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए और अपने विधायक पर उनका अटूट विश्वास, ये सारी ऐसी चीजें हुई जिसने प्रशस्त किया उस तरक्की के मार्ग को जहां जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। सर, सवाल यही है कि पिछली जो सरकारें थी उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो कोशिश की होगी किसानों को मनाने की, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किसी न किसी को तो भेजा होगा कि आप मान जाइए भूमि अधिग्रहण के लिए। फिर उन सरकारों में और आप में और इस सरकार में ये कैसा फर्क हुआ कि जो किसान सड़क पर आ जाते थे वो आज बड़े आराम से इस चीज के लिए राजी हो गए? आखिर आपने वो कौन सा, आपने उनको विजन दिखाया, वो कौन सा विजन बताया? आप कहाँ कहाँ गए? मैंने भी देखा, आप गर्मी की दोपहर में आप गांव जाते थे। क्या वार्तालाप हुआ, क्या बातचीत ऐसी हुई? वो जो खेती है, जो लोग बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि एक किसान का एक जमीन से क्या जुड़ाव होता है, उसकी वो रोजी रोटी होती है, उसकी वो माँ होती है। तो कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ? देखिए, आपने पूछा कि पुरानी सरकारों ने भी प्रयास किया होगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि पुरानी सरकारों की नीति और नीयत दोनों खराब थी। आपने देखा होगा कि किसानों की ज़मीनों को अर्जेंसी क्लॉज लगाकर सन 2009 में, 8 में और उससे पहले भी बिल्डरों के हक में लिया गया, और सरकारें बलात् अधिग्रहण करती थी पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से, और किसानों को बहुत थोड़ा सा मुआवजा दिया जाता था। मात्र 800 रुपये मीटर मेरे क्षेत्र में किसानों को मुआवजा मिला, और उसके बाद उन जमीनों को किसानों से अर्जेंसी क्लॉज लगाकर छीना जाता था। किसान सीधे साधे जानते नहीं थे।
फिर अपने बिल्डर मित्रों को, सरकार में बैठे बड़े बड़े नौकरशाह ही सारा खेल करते थे, जिसमें राजनीतिक लोग भी शामिल होते थे। तो सरकारों ने जिस नीयत से काम वहां शुरू किया, उस नीयत का जब खुलासा हुआ, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया कि भट्टा पारसोल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और उसी आंदोलन की वजह से सन 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून अस्तित्व में आया, जो 1 जनवरी सन 2014 को लागू हुआ। तो अब जब हम सारी लड़ाइयां लड़ चुके और अधिग्रहण किए जाने के खिलाफ हमने बहुत संघर्ष किया, अब समय आया कि उस क्षेत्र का विकास कैसे हो जहां जमीनों को लूटा जाता था। क्योंकि किसान जान चुके थे पुरानी सरकारों के बारे में। 2017 में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुखिया बने। तो मैं भी चाहता था, चूंकि हमने बड़ी मुफलिसी देखी, बचपन में हम बहुत अभावों में रहे, ना रास्ते, ना कोई उद्योग धंधे, ना बच्चों के लिए कोई अवसर, ना कोई एजुकेशन, ना कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ना हॉस्पिटल। तो इन सारी मुफलिसी के हम लोग शिकार रहे। तो जब मैं विधायक 2017 में बना और मैंने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की, चूंकि लोगों की ऐसी भावना थी कि ये राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें आने के बाद हम क्षेत्र और देश का विकास कर सकते हैं। तो जब मैं विधायक बन गया, विधानमंडल दल की पहली बैठक में ही मैंने क्षेत्र के विकास के इस मुद्दे को उठाया और योगी आदित्यनाथ जी को समझाया कि हमें 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है प्रदेश में। वो हम कर सकते हैं जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाकर, जो बहुत दिन से जिसके कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन किसी ने प्रयास नेक नियति से नहीं किया। तो विधानमंडल दल में जब मैंने सारी बातों को समझाया और इसके फायदे समझाए, तो मेरे मुखिया ने इस पर कार्य आरंभ किया और सारी जो हर्डल थे, बाधाएं थी केंद्र सरकार से, उन सबको मंजूर कराया गया, सारी फाइलों को, और एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा हुई। लेकिन इसी बीच में एक समय ऐसा आया सन 2018 में कि जब ये कयास लगाए जाने लगे कि जेवर के किसान जमीनें नहीं दे रहे और यह एयरपोर्ट राजस्थान अथवा हरियाणा जा सकता है, जहाँ ऑलरेडी सरकारों के पास जमीनें हैं। तब मुझे लगा कि जो सपना मैंने देखा था इस क्षेत्र के विकास का, कहीं वह फिर से अंधकार में विलीन ना हो जाए। इसलिए मैं सत्र छोड़कर आया और मैंने गांव-गांव चौपालें की। आपने भी उल्लेख किया कि गर्मियों में आप भी उस वक्त न्यूज़ चैनल में थे और आपने काफ़ी कवर किया जेवर क्षेत्र को, किसानों से भी आपने वार्ता की। तो मैं घर घर गया और किसानों को इससे होने वाले फायदे के बारे में समझाया। उस वक्त मुआवजा मात्र 1800 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर था। मैंने किसानों को सीधा मुख्यमंत्री से मिलवाया गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में और 500 रुपये मुआवजे की दर में वृद्धि कराई प्रति स्क्वायर मीटर। उसके बाद जब सेकेंड फेज का मुआवजा आया तो फिर उसमें वृद्धि कराई गई 800 रुपये स्क्वायर मीटर की, 3100 तक हो गया। तो किसानों में एक विश्वास जागा कि आज हमारे पास जनप्रतिनिधि है जो हमारी समस्याओं को सीधा सरकार तक रखता है। और ऐसा मैंने कोई उदाहरण नहीं देखा कि जहां किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधा विकास की योजनाओं के लिए किसानों से संवाद करते हों। तो ये जो एक ट्रांसपेरेंसी आई वार्ता में, किसानों को लगा कि अब हमारी सरकार सही व्यक्तियों के हाथ में और हमारे हित के लिए सोच रही है। और फिर जिस तरीके से मैंने उन्हें समझाया कि इस विकास के क्या मायने होंगे, तो एक माहौल बना और किसानों ने अपनी सहमति देना आरंभ कर दिया। आज मुझे खुशी है कि हम तीसरे फेज के मुआवजे के लिए जब मुख्यमंत्री के पास गए, तीसरे और चतुर्थ चरण के एयरपोर्ट के लिए, तो बहुत ही सहृदयता से मुख्यमंत्री ने वहाँ उपस्थित अधिकारियों को भी किसानों के हित में काम किए जाने के लिए कहा और उनकी जो मांगें थी उन्हें प्राथमिकता पर निस्तारित करने के लिए कहते हुए 1200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की वृद्धि की, जो एक ऐतिहासिक वृद्धि है। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में कभी किसी प्रदेश के मुखिया ने एक मुश्त 1200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की वृद्धि की हो।
और हमारा मुआवजा जो 1800 था वो 3 साल के अंदर ही 4300 हो गया। तो ये बहुत बड़ी छलांग मुआवजे में सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुंचाने की है। और जब किसान मुआवजा मिलेगा उन्हें तो ब्याज समेत 4800 के करीब उन्हें मुआवजा मिलेगा। तो बाजार मूल्य को अगर हम देखें तो आज की तारीख में जेवर में यह मुआवजा काफी है और इससे किसान भी खुश हैं और विकास की योजनाओं को एक गति मिलने जा रही है। तो ये सारी कहानी रही किसानों को समझाने की, उनके मुआवजा बढ़वाने की, मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता कराने की और एक विश्वास उनमें आया किसानों में कि ये सरकार जनता की सरकार है और ये हमारे हितों को अनदेखा नहीं करेगी। तब जाकर इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अब चूंकि सर किसान मान गए हैं, रिलोकेट भी हो रहे हैं और उसके साथ ही उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। जो किसानी करता था, जिसके पास पशुधन था, जिसके पास ट्रैक्टर हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, खलिहान थे, एक रूरल इकोनॉमी थी और रूरल माइंडसेट था। ये माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी है समझना कि आखिर जो गांव का आदमी है उसको अचानक से उस इलाके को अगर शहर बना दिया जाए तो वो उसमें एडजस्ट कैसे करेगा। उसके पास शहर जैसे स्किल सेट्स नहीं है, न वो सोच है, न वो बोली भाषा है, न वो एटिकेट्स है। तो ये जो आपने शुरू किया है यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर ये कितना ज़रूरी है। अचानक से भूमि अधिग्रहण होना और अचानक से उनके पास पैसा पहुंचना अलग चीज़ है, लेकिन एक किसान परिवार शहर में कैसे एडजस्ट होगा पूरे शहरी माहौल में से। देखिए, आप उदाहरण देखिए महिपालपुर का, जहाँ पालम हवाई अड्डा बना, उस वक्त ये भी ग्रामीण क्षेत्र था। तो किसानों ने अपना भविष्य और जीवन यापन के लिए बेहतरीन संसाधनों को चुना और उनका उपयोग किया और आज वहाँ के किसान खुशहाल हैं। उन्होंने काफ़ी ऐसे बिजनेस किए हैं जो एयरपोर्ट से संबंधित हैं। तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाएं उस क्षेत्र में जहाँ सिविल एविएशन से संबंधित बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं और हम प्राधिकरण और एयरपोर्ट के माध्यम से भी लोगों का स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए प्रयासरत हैं। क्योंकि पैसा आया लोगों पे तो हमने किसानों को समझाया भी कि इस पैसे का दुरुपयोग ना हो। किसानों ने आसपास के जनपदों में उस पैसे से जितनी ज़मीन गई है ज़मीन खरीदी है और उसके बाद वो अपने व्यापारों में उस पैसे को लगा रहे हैं। और हमने वायदा भी किया है किसानों से जिन्होंने ऑप्शन दिया है नौकरी का। अभी हमने एक रोजगार पोर्टल यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण में बनवाया जिससे हम उन सारे बच्चों को एनरोल कर लें जो किसान के बच्चे हैं और जिनकी ज़मीनें एयरपोर्ट में गई हैं। मेरी इस संबंध में कई दौर की वार्ता सरकार, प्रशासन, शासन और ज्यूरिक कंपनी से हो चुकी है कि हमने जो वायदा किया उन्हें कैसे रोजगार दिया जाएगा। तो चूंकि बहुत सारे रोजगार एयरपोर्ट आने के बाद ग्राउंड ड्यूटी के होते हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि जो बच्चे स्किल्ड नहीं हैं उन्हें हम स्किल्ड करें और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके योग्यता अनुसार हम उन्हें रोजगार इसी इलाके में दे पाएँ। और ये आप यकीन मानिएगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उस क्षेत्र में आ रही हैं एयरपोर्ट की घोषणा के बाद, मुझे नहीं लगता कि कोई घर ऐसा रहेगा आने वाले 5 से 10 साल में जिसमें रोजगार नहीं होगा। और हम लोग जिस नीति से काम कर रहे हैं और नीयत के साथ चल रहे हैं उसमें महिलाओं का उत्थान भी है, क्योंकि वहाँ अपैरल पार्क, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडलूम पार्क आ रहे हैं। उसका मकसद है कि हम वहाँ 70% स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार दे सकें, जिससे वो अपने आप को इतनी आमदनी अर्जित कर लें कि शहरी क्षेत्र में वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर सकें। क्योंकि वो डेवलपिंग एरिया है, धीरे धीरे वहाँ का विकास हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे इंडस्ट्री लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों पे एक साथ ही शहरीकरण का बोझ आ गया हो। उन लोगों को अभ्यस्त होना पड़ रहा है और वो अभ्यस्त हो रहे हैं कि किस तरीके से शहरीकरण यहाँ आने वाला है। मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल अभी लगेंगे पूर्ण रूप से शहरीकरण होने में उस क्षेत्र को। तो तब तक लोग
अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और वो एक व्यापारिक सोच भी रखेंगे कि हम कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे इस क्षेत्र में, किस चीज का हमें व्यापार करना चाहिए जिससे हम एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ आने वाले इकाइयों में जिन चीजों की आवश्यकता हो उनकी पूर्ति कर सकें। तो कुल मिलाकर शहरी क्षेत्र के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोग। और यह जो जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये पहले से ही विकसित है। जेवर क्षेत्र बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। अब जब नोएडा से लेकर जेवर तक का पूरा इलाका शहरीकृत हो जाएगा तो लोगों को सुविधाएं भी विश्व स्तरीय मिलेंगी, उनका स्तर भी अच्छा होगा और लोग अपने आप को उसमें एडजस्ट भी कर लेंगे। मैं जब गांवों में जाता हूं तो 2017 से पहले का जो उनका जीवन स्तर था और आज का जो जीवन स्तर है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसमें मुझे आमूलचूल परिवर्तन नजर आता है। और यह संभव हो पाया किसानों को उचित मुआवजे से, वहाँ होने वाली तरक्की से। उनके घरों में धीरे धीरे खुशहाली आ रही है। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत बना रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम अस्पताल भी बनवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर शहरीकरण के बाद भी लोग सुविधाजनक तरीके से रह पाएंगे और जिन गांवों को हमने विस्थापित किया है उनके लिए हम विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं, जो आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र से अलग हटकर वो सुविधाएं दे पाएगा लोगों को। जो शहरों में रिसीवर की सुविधा मिलती है, लाइट की मिलती है, जल की मिलती है, एजुकेशन की मिलती है, आवागमन के साधनों की मिलती है। तो हम इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि जिन किसानों को हम विस्थापित कर रहे हैं उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाकर ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं उन्हें दी जाएं जिससे जो गम है उनका गांव छोड़ने का, उस गम को हम हल्का कर सकें। सर, गांव छोड़ने का गम, बड़ी गहरी बात कही आपने कि कैसे वो लोग अपने पूरे जीवन शैली को परिवर्तित करेंगे। अब आपके छात्र राजनीति की बात करते हैं सर, क्या आप इतना सब कुछ जो कर रहे हैं, ये बेशक आपको कुछ तो विरासत में मिला है, आपके पिताजी से मिला है। क्या आप कॉलेज टाइम में जब आप स्टूडेंट रहे थे तो क्या आप पॉलिटिक्स में थे? क्या कभी सोचा था आपने कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और ये सारी चीज़ें करूंगा? क्या कभी जो एक युवा का सपना होता है सर, उस सपने में कहीं ये भी था? देखिए, हमारी सांसद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो खुर्जा लगती थी लोकसभा, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो जेवर, वो भी रिजर्व थी और खुर्जा भी रिजर्व थी। तो राजनीति में आगे बढ़ने का कोई साधन हम लोगों के पास नहीं था, क्योंकि चुनाव वहाँ एससी लोग ही लड़ सकते थे रिजर्वेशन के बाद। लेकिन कॉलेज लाइफ में धीरे धीरे हम सांस्कृतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ने लगे थे। सेंट जॉन्स में मैंने एजुकेशन ली, ग्रेजुएशन। तो वहाँ मैं सबसे पहले जो एक सांस्कृतिक कमेटी होती है उसका चुनाव लड़ा और मैं निर्वाचित भी हुआ उसका अध्यक्ष सेंट जॉन्स में। उसके बाद हम सोशल कामों में आगे बढ़ गए थे। और जहाँ तक हम अपने गांव की बात करें, रघुपुरा की, जहाँ मेरा जन्म हुआ, तो मुझे एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक परिवेश मिला अपने फादर के साथ, क्योंकि परिवार का एक नाम था इलाके में। और हमेशा से हमारा परिवार लोगों के बीच में रहकर उनके सामाजिक कार्य, राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता रहा था। तो वो चीज़ मुझे विरासत में मिली। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 2012 में रिजर्वेशन से अलग हुई तो मैं पहला चुनाव लड़ा कांग्रेस से और बहुत कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा। और दूसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लड़ा, जिसे मैं जीता, 25,000 वोटों के करीब से जीता। और दूसरा चुनाव में तकरीबन 60,000 वोटों से जीता। तो एक जो जज्बा था छात्र जीवन में अपने क्षेत्र की तरक्की का, उसने मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। मैंने अभी आपको बताया था कि क्षेत्र में बहुत अभाव था, बहुत मुफलिसी थी। मेरे क्षेत्र की बच्चियां एजुकेशन नहीं ले पाती थी हाईयर, उन्हें बाहर जाना पड़ता था।
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मैंने ये महसूस किया कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर मेरे परिवार थे, उनकी बच्चियां तो पढ़ ही नहीं पाती थी इंटर के बाद। तो उसके लिए विधायक बनने के बाद मैं डिग्री कॉलेजेस लाया अपने क्षेत्र में, प्राइमरी के स्तर को सुधारा। बहुत सारी सरकार की ऐसी योजनाएं जिससे हम बेसिक एजुकेशन को मजबूत कर पाए पिछले 7 सालों में। तो ये जज्बा मेरे अंदर शुरू से रहा क्षेत्र की सेवा का, और उस जज्बे ने बहुत बड़ा एक जो है इसका नतीजा आपने देखा कि आज जो क्षेत्र विकसित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वह मेरी सोच थी जो बचपन में मेरे अंदर थी कि मेरा क्षेत्र कब विकसित होगा। तो विधायक बनने के बाद इसी को मैंने लक्ष्य बनाया। गांवों का विकास हो, सड़कों का विकास हो, कुल मिलाकर हर चीज पर फोकस किया गया। और जो मैंने अभाव झेले थे अपने बचपन में मेरे क्षेत्र के लोगों ने, मैंने पूरा प्रयास किया कि अब उन अभावों को सुविधाओं में परिवर्तित किया जाए। और 8 साल में काफ़ी सुविधाएं हमने दी हैं। ग्रामीण विकास में हमने कई सौ करोड़ रुपए लगवाए हैं प्राधिकरणों से, विभिन्न मदों से, PWD से और सरकार के विभिन्न विभागों से हमने मार्गों के निर्माण कराए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी कराई है। हम जब 2017 से पहले हरियाणा जाते थे तो लोग हमें गालियां देते थे कि साहब आपके यहाँ तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। लेकिन अब जब मैं हरियाणा जाता हूँ, चुनावों में लोग मुझे बुलाते हैं, तो वो लोग हरियाणा की बदहाली का रोना रोते हैं और उत्तर प्रदेश की तरक्की की चर्चा करते हैं। तो ये बदलाव 8 साल में आया है, और इसकी वजह यही है कि हमने अभाव बहुत देखे, हमारे लोगों ने बड़ा गरीबी में दिन काटे, हमारा क्षेत्र विकसित नहीं था, रोजगार के साधन नहीं थे। तो इसने एक मुझे ऊर्जा दी कि आज मुझे जनता ने विधायक बनाया, तो मैं जो उनकी बदहाली थी उसे खुशहाली में परिवर्तित करूं। यही एक कारण बना इस क्षेत्र को तरक्की की। आपको लोग एज ए पॉलिटिशियन देखते हैं, एक ऐसे पॉलिटिशियन के तौर पे देखते हैं जिसके दरबार में जाके जनता दरबार जब आप लगाते हैं तो उसमें तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। उसमें तमाम युवा भी आते होंगे। उन युवाओं को देख करके, उनकी ऊर्जा देख करके आपको अपना वो कल याद आता होगा। तो सर, जब आप यंग थे, जब आपके अंदर वो एनर्जी थी जो आज आप जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, हमने देखा था क्रिकेट स्टेडियम में बहुत शानदार बना दिया है, वहाँ मैचेस भी चल रहे हैं, आप उस वक्त क्या करना चाहते सर? पहला क्रश जो होता है ना, पहला जुनून जो होता है, वो क्या था आप जब उस पायदान पर जब आप पहुंचे तब? देखिए, पहला जो जुनून था वो था क्रिकेट। अच्छा। कि मैं वो बच्चे, जब मैं पढ़ता था 10वीं से 12वीं के बीच में, तो एक जुनून था पूरे देश में। वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के नेतृत्व में, और पूरे हिंदुस्तान को जाना कि क्रिकेट का विश्व विजेता है हिंदुस्तान। बहुत क्रेज था नौजवानों में, लेकिन मैं महसूस करता था वो अभाव की पिच नहीं थी, हमारे पास ग्राउंड नहीं थे। और मैं खुद भी गड्ढों में, ऊसर जमीन में खेलता था जहाँ बड़े बड़े गड्ढे होते थे। बॉल का पता नहीं सर पे लगे या बैट पे आएगी। और हम वैसे ही अपना रेत में, गर्मी में, दोपहरी में क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन वो राह हमें नहीं मिल पाई जिससे उस क्रिकेट का उपयोग हम अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और देश के लिए कर सकें। ये ललक रही हमेशा, और वो जुनून रहा कहीं ना कहीं कायम। और जब मैं विधायक बना तो मैंने सोचा कि उस बच्चों की जो कमी हमने देखी थी, बच्चों को ग्राउंड उपलब्ध नहीं होते थे, मेरे नौजवान भाई इधर उधर ग्राउंड लेकर प्रैक्टिस किया करते थे, तो मैं उन्हें एक ऐसा ग्राउंड दूं जिससे उनकी प्रतिभाओं को निखार कर मैं क्षेत्र और इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर पाऊं। इसीलिए मैंने कस्बे में एक ग्राउंड का, विश्व स्तरीय ग्राउंड का निर्माण कराया। और अभी 2-3 दिन पहले वहाँ नेशनल प्लेयर्स महिलाओं का पहले मैच से उसका उद्घाटन किया। अब निरंतर वहाँ क्षेत्र के लोग, आज भी एक मैच है, कई क्षेत्रों की टीमें आकर अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो इसे देखते हुए मैं वहाँ एकेडमी भी शुरू कराने जा रहा हूँ, और भी इससे आगे जाकर वो अन्य बच्चे भी जो क्रिकेट के अलावा कबड्डी खेलना चाहें। विशेष तौर से क्षेत्र की बच्चियों के लिए मैं एक बहुत अच्छी शूटिंग रेंज भी वहाँ बनवाने जा रहा हूँ, क्योंकि निशानेबाजी में बहुत उज्जवल भविष्य
बच्चे अपना बना सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी मैं वहाँ देने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी एक हम हॉकी का टर्फ भी डलवाने जा रहे हैं, जो कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी ग्राउंड नहीं है। वो जहां हम बैठे हुए हैं यहीं सेक्टर 37 है ग्रेटर नोएडा में, उसकी हमारी DPR तैयार हो गई है। वो मैं ग्रेटर नोएडा से एक मल्टी यूटिलिटी स्टेडियम बनवाने जा रहा हूँ, जहाँ हॉकी भी होगा, अन्य गेम भी होंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जेवर क्षेत्र के लिए मैंने 3 ग्राउंड और मंजूर कराए हैं, जिसके लिए मैंने पैसा ले लिया है 5 करोड़, और शीघ्र मैं वहाँ निर्माण कराने जा रहा हूँ। गोपालगढ़ गांव पड़ता है, वहाँ हमारे पास खेल की ज़मीन थी। एक भगोकरा गांव अलीगढ़ बॉर्डर पर है, वहाँ हमारे पास खेल की ज़मीन थी। एक खादर क्षेत्र में मैं, जहाँ प्रवीण ने पैरा ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया, वो मेरे जेवर से ही है। तो उसके गांव के पास मैं एक स्टेडियम बनवा रहा हूँ। मेरा पूरा फोकस है कि जिस अभावों में मेरे क्षेत्र के बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए, विधायक रहते हुए मैं उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध करा दूं, जिससे उनकी प्रतिभा अपने क्षेत्र और इस राष्ट्र के काम आ सके। सर, आपका जो एरिया है, आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर एक चीज़ जो भी आता है उसने नोटिस किया, सिर्फ अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, जो भी आता है विजिटर बाहर से जो आता है, आपके यहाँ पर जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो कंपैरेटिवली इतनी बेहतर कैसे? बिल्डिंग मैं रियल स्टेट वाइज कहूँ, या डॉक्टर्स के हिसाब से बोलूँ, या साफ सफाई के हिसाब से बताऊँ, या जो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन और मेडिसिन हैं उनके हिसाब से अगर देखूँ, तो वो ऐसा कैसे है कि बाकी जगहों से बेहतर, वो देखने से ही समझ में आ जाता है कि वो कितना बेहतर है? ऐसा कैसे है? देखिए, हमारे यहाँ जेवर में CHC बनी थी, वो सन 2010 के आसपास, और वो बंदी पड़ी हुई थी। जब कोरोना का पहला वेव आई तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि ये हेल्थ सर्विसेज हमारी सरकार ने बनाई है, बेशक पुरानी ने बनाई है, लेकिन इन्हें पुनर्जीवित करना हमारा काम होना चाहिए। तो उस बंद पड़ी हुई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को मैंने 50 लाख रुपए अपने विधायक निधि से दिए हेल्थ डिपार्टमेंट को, उसे चालू कराया। आज वहाँ जनरेटर है, वहाँ ऑपरेशन होते हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट वहाँ मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 700 की OPD वहाँ होने लगी, जो वर्षों से बंद पड़ी थी, और उसे सन 2019 में मैंने आरंभ कराया। आज वहाँ काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। तो ये हेल्थ फैसिलिटी हमने शुरू कराई। जहाँ मैं रहता हूँ रघुपुरा, वहाँ मैंने 25 लाख रुपए लगा के पुरानी बिल्डिंग को, जीर्ण शीर्ण व्यवस्था को दुरुस्त कराया है। वहाँ आज अच्छी व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टर की मैं और कराने जा रहा हूँ। यद्यपि प्रदेश स्तर पर हम पर स्टाफ और डॉक्टर की काफ़ी कमी है, जिसे दूर करने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। और मेरा मकसद ये है कि गांव में कोई गरीब इलाज से महरूम ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ दिक्कत रहती थी। क्षेत्र में गरीब को इलाज नहीं मिल पाता था, वो नीम हकीमों के चक्कर में वहीं दम तोड़ देता था। तो आज मेरी सरकार ने भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, मुख्यमंत्री ने भी हेल्थ सर्विसेज की घोषणा कर अच्छी लोगों को आर्थिक रूप से इस लायक बनाया है कि वो अपने इलाज करा सकें। लेकिन मैं और चाहूँगा कि मैं हेल्थ सर्विसेज को और दुरुस्त किया जाए। उसके लिए हम अपने क्षेत्र में टाउन सेंटर और 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। इसका आधा काम हो चुका है। जब ये तैयार हो जाएगा तो हम और ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दे पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र से भी रिलेटेड एक सवाल है सर। अभी तक ये बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, बहुत ताज़ी हवा, बहुत अच्छा पानी, ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत अच्छा था। जेवर का जो डेवलपमेंट मॉडल है, ये इंडिया में एक बेंचमार्क बनेगा, जाहिर तौर पर बनेगा। इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, टॉय सिटी और ये एपरल पार्क, इसमें सस्टेनेबिलिटी का क्या रोल रहेगा सर? कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? कैसे हम नेचर और डेवलपमेंट को बैलेंस करके चलेंगे? ये आपके साथ साथ मेरी भी चिंता का विषय है, क्योंकि हम महसूस होने लगे जैसे जैसे सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा है, कार्बन उत्सर्जन उससे होता है। मैंने देखा है कि अगर ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 है, तो मेरे क्षेत्र में भी तकरीबन इतना ही रहता है।
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट है और इसके लिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। मैं निरंतर सभी विभागों से मीटिंग कर उन्हें अवगत कराता रहता हूँ कि आपको ये प्रिकॉशन लेने चाहिए। हम लोग पेड़ों पर बहुत फोकस करते हैं, जो कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत पेड़ लगवाए प्राधिकरण के माध्यम से, आज वो काफ़ी बड़े हो गए, उनकी छाया और उनसे निकलने वाली ऑक्सीजन को मैं खुद बैठकर महसूस भी करता हूँ। वो मैंने बच्चों से लगवाए थे, लड़कियों से। और बाकी जो भूमिगत जल की आपने बात की, उसका काफ़ी दोहन पिछले दिनों में हुआ है। हम सतत जिस गांव में भी मैं जाता हूं भूमिगत जल के लिए और जल की उपलब्धता के लिए मैं लोगों को अवेयर करता हूं हमेशा। और सरकार के भी प्रयास हैं कि जैसे एयरपोर्ट में पानी की आपूर्ति होगी तो उसे बाहर से लाया जाए, गंगा जल यूज किया जाए। और जो प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं उसमें पानी अगर आपूर्ति हो तो यमुना नदी से भी कुछ पाइपलाइन डाली जा रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राकृतिक स्रोत जो बाहरी हैं उन्हें ही उपयोग करें और नीचे वाले भूमिगत जल को बचाएं। लेकिन सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को अब समझना पड़ेगा कि जो भूमिगत जल है उसके बहुत थोड़े स्रोत हमारे पास बाकी रह गए। देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, क्योंकि G20 की जब समिट हुई थी तो पर्यावरणीय सुरक्षा को लेकर चिंता उसमें व्यक्त की गई। आज बहुत सारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री ने बनाई हैं जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। लेकिन हम लोगों का सतत प्रयास और अवेयरनेस प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य को, कार्बन मुक्त करने के लक्ष्य को और पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को तभी साकार कर पाएंगे जब सभी लोगों का इसमें सहयोग होगा। और हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं जहां हमारा प्रयास होगा कि ना के बराबर कार्बन उत्सर्जन हो। सोलर पे हम ज़्यादा जा रहे हैं। अपने क्षेत्र में भी मैं प्रयास करता हूं कि लोग सोलर लगवाएं, ग्रिड को बिजली दें जब यूज़ ना हो। तो हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि निरंतर इस बात के लिए चिंतित हैं कि हमें जो पर्यावरण जिस स्थिति में मिला, हम अपने आने वाली नस्लों को कम से कम उसी स्थिति में दें, उसे बिगाड़े ना। उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। आखिरी सवाल सर, पूरे देश में जो एक रोजगार की मांग है उसमें आपका क्षेत्र धीरे धीरे अग्रणी बनता चला जा रहा है। जाहिर तौर पर आप एग्जैक्ट संख्या नहीं बता पाएंगे, लेकिन रोजगार के मामले में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और टॉय सिटी लेकर के है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि विगत दिनों में, आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले, मेरे क्षेत्र में कोई रोजगार का साधन नहीं था। मेरे बच्चे बाहर दूसरे प्रांतों में जाते थे। लेकिन अब आने वाले 10 साल में मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मेरे हर घर में रोजगार होगा और हम उत्तर भारत के असंख्य नौजवानों को अपने यहाँ रोजगार देने की स्थिति में आ जाएंगे।